हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। ठीक है बच्चों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। वीडियो में आने वाले हैं मजा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है भारत के पहले विदेश मंत्री। अगर हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात की जाए ना बच्चों, तो भारत की विदेश नीति के जो निर्माता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने भारत की विदेश नीति में काफी अहम भूमिका निभाई थी और इसके साथ साथ ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे, पहले विदेश मंत्री भी थे और पहले जो थे प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों ही थे और इन्होंने भारतीय विदेश नीति में अहम भूमिका अदा करी थी। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि भैया हमने जो ये विधि मतलब ये स्वतंत्रता जो हमने पाई है ना, इन्होंने हमारी विदेश नीति के कुछ तत्व बताए, तत्व या उद्देश्य बताए। इन्होंने कहा कि कठिन संघर्षों से प्राप्त जो क्षेत्रीय अखंडता है ना, उसको क्या करना, बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है बच्चों कि जैसे क्षेत्रीय अखंडता नहीं, यहाँ बच्चों एक वर्ड गलत हो गया। क्षेत्रीय अखंडता नहीं, मतलब जो क्षेत्र जो संप्रभुता है ना, भारत की जो क्या है, संप्रभुता है ना, उसको क्या करना है, बनाए रखना है ना। क्योंकि आपको पता है कि वर्षों से हमें कोई ना कोई आकर गुलाम बनाया ही है। अंग्रेजों ने बनाया, उससे पहले मुगलों ने बनाया। तो इतने मतलब कठिन प्रयासों के बाद जो हमने संप्रभुता पाई है ना, इसको क्या करना, बनाए रखना। दूसरा इन्होंने कहा जो क्षेत्रीय अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या होता है कि जो हमने अलग अलग धर्म रह रहे हैं और इस तरीके से भाईचारे के साथ हम लोग धर्मों के साथ रह रहे हैं, इस क्षेत्रीय अखंडता को हमें क्या करना है बच्चों, बनाए रखना है। और तीसरा इन्होंने कहा तीव्र गति से क्या करना है, विकास करना है। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे भारतीय जो विदेश नीति के 3 तत्व इन्होंने बताए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि भारत में देखो, हमारे अगर बात की जाए भारतीय विदेश नीति का एक जो सिद्धांत है, उसका एक सिद्धांत है गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, पता देखो, गुट निरपेक्ष का मतलब देखो, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। और इसकी जो नींव रखी गई थी ये 1955 में रखी गई थी, बारडूम सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी, यहीं इसकी बात कही गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी और इसको स्थापित किया गया था। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन जो हुआ था बच्चों, वो 1961 में हुआ था और ये पहला सम्मेलन था बच्चों। इसमें 120 देश क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वो भारत के थे। दूसरे गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के थे। तीसरे मार्शल जोजफ ब्रास टीटो, युगोस्लाविया के थे। और वामे एनक्रुमा, घाना के थे। और सुकर्णो, इंडोनेशिया के थे। सोचो, इतने बड़े संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका भारत जो है ना संस्थापक है बच्चों। अब भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है क्या, देखो बच्चों, क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जब सारी दुनिया क्या हो गई थी, 2 गुटों में बट गई थी। यानी 2 भागों में क्या हो गई थी, पूरी दुनिया बट गई थी। ठीक है ना, एक का नाम था मतलब क्या नाम था, एक का नाम था अमेरिका और दूसरा का नाम था सोवियत संघ। तो ये लोग क्या कर रहे थे, नए नए देशों को ना अपने अंदर मतलब शामिल कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में भारत ने क्या किया, दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला लिया था। ठीक है ना, उन्होंने कहा भैया नहीं, हमें ना ही अमेरिका के साथ जाना है, ना ही सोवियत संघ के साथ जाना है। क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, अमेरिका ने नाटो बनाया था। नाटो जो संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 12 देश शामिल थे उस टाइम पे, अब तो बढ़ चुके हैं। ठीक है, और सोवियत संघ ने जो बनाया था वो वारसा बनाया था। ठीक है, संगठन। तो इन दोनों ने क्या किया था कि नए नए देशों को शामिल कर रहे थे। लेकिन भारत ने ये सोचा बच्चों, भारत ने ये सोचा कि भारत को आजादी मिलने के बाद भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ क्या किया, सहयोग का रास्ता अपनाया। और अन्य उपनिवेश देशों को क्या हुआ, मुक्ति प्रयास ने काफी ज्यादा योगदान दिया था। मुक्ति प्रयास का मतलब क्या है, अन्य देशों को आजादी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि अफ्रीका के रंग भेदभाव की नीति को मुक्त कराया भारत ने। इंडोनेशिया को डच के प्रभाव से मुक्त कराने में भारत ने काफी कोशिश करी थी। तो इस तरीके से भारत ने क्या किया था, उपनिवेशवाद से कई सारे देशों को क्या किया था, मुक्त किया था। ठीक है ना, बात करते भारत के दोनों खेमों के दूरी बनाए रखने के कारण आखिर भारत ने आखिर सोवियत संघ और अमेरिका से दूरी क्यों बनाए रखी, क्यों उनके गुट में शामिल नहीं हुआ। तो हुआ क्या देखो बच्चों, आजाद भारत के जो विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। इसके अंतर्गत क्या होता था,
भारत ने दोनों खेमों से दूरी बनाए रखी। भारत ने अपने आप को नाटो और वारसा दोनों संगठनों से क्या रखा था, दूर रखा था। ठीक है ना, क्योंकि हुआ क्या था कि भारत ने अभी अभी अपनी आजादी पाई थी। कॉमन सी बात है, हमारे पास बहुत सालों तक क्या हुआ था, मुगलों ने, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, तो हमने अभी अभी आजादी पाई थी और भारत ने ये दो आजादी है ना बच्चों, ये दोबारा खोना नहीं चाहता था। तो इसीलिए भारत ने क्या किया था, गुट निरपेक्षता के जरिए दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रख के अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति बनाई और उसका अनुसरण किया। ठीक है, तो ये था भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के आखिर संबंध कैसे हैं। तो देखो बच्चों, पाकिस्तान और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गए। आप सभी को पता होगा कि 1950 में ही क्या हुआ था, पाकिस्तान नाटो का सदस्य बन गया था, जिसके कारण इस वजह से क्या हुआ, अमेरिका और भारत के संबंधों में क्या गई थी, कटाक्ष आ गई थी। और सोवियत संघ, भारत ने क्या किया कि जब देख रहा है कि भारत में जब सिचुएशन हमारे अपोजिट हो चुकी है, तो भारत ने क्या किया, अपने जो है ना सोवियत संघ के साथ नजदीकियां बढ़ाने लग गया और इस तरीके से भारत क्या बन गया, सोवियत संघ का दोस्त बन गया और अमेरिका जो है ना, अब वो हमें दुश्मन समझने लग गया था। अब हुआ क्या, एम्फ्रो एशियाई समझौता। अब इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, एम्फ्रो एशियाई समझौता। तो नेहरू के दौर में क्या हुआ था, भारत ने अफ्रीका और एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे ना, उन देशों को संबद्ध मतलब संपर्क साधने की कोशिश करी थी भारत ने, कि क्यों ना एशिया और अफ्रीका के जो अभी नव स्वतंत्र देश है, उनसे क्यों ना संपर्क साधा जाए, है ना। और इसके साथ साथ भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का काफी समर्थन किया था और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था भारत ने। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया जो था ना, इससे पहले क्या था, डच का गुलाम था, इस पर डचों लोगों का शासन था। और भारत ने दक्षिणी अफ्रीका में हो रहे रंग भेदभाव का भी भारत ने विरोध किया था और उनके मुक्ति संग्राम में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, ये सारा चीज हो रहा था। तो फिर बाडुंग में क्या हुआ था, बाडुंग में सम्मेलन आयोजित किया गया 1955 में। ठीक है, और बाडुंग सम्मेलन में ही मैंने अभी आपको बताया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या रखी गई थी बच्चों, नींव रखी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यही इसकी नींव रखी गई थी, है ना। तो इस तरीके का था, मतलब जो ये था ना हमारा एम्फ्रो एशियाई सम्मेलन। ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, ज्यादातर कुछ एमसीक्यूज या क्वेश्चन टाइप से पूछेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों कि भारत की विदेश नीति के आखिर सिद्धांत क्या है। तो बच्चों देखो, कुछ भारत के विदेश नीति के सिद्धांत है, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक राजनीति को क्या करना, विकास करना, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या करना, भारत का डेवलपमेंट करना, है ना। ये भारत का क्या है, मूल सिद्धांत है। इसके साथ साथ गुट निरपेक्ष नीति का पूरी तरीके से अनुसरण करना, पंचशील समझौता भी हमारे विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है। इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा, पंचशील समझौते के बारे में। इसके साथ साथ हर रूप में क्या किया जाए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। उपनिवेशवाद मतलब होता है किसी भी देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अपना गुलाम बना लेना। तो इन सब चीजों का भारत कड़ा जो क्या था, विरोधी था, है ना। और इसके साथ साथ विश्व शांति के लिए भारत ने हमेशा ही प्रयास किया है ना। और इसके साथ साथ लोकतंत्र का सम्मान करता है और दूसरे देशों को भी प्रेरणा देता है कि भाई हर देश क्या करे, लोकतंत्र का सम्मान करे। और इसके साथ साथ मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए। इसीलिए भारत हमेशा से ही क्या कहता है, यूएनओ के हर कार्यों में, हर पहलकदमी में उसका सपोर्ट करता है और विभिन्न देशों के बीच जो है ना, शांति और मित्रता को बढ़ाना चाहता है भारत। ठीक है, तो ये भारत का एक क्या है, मतलब बात किया सिद्धांत है। अब बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, चलो पंचशील समझौते के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों हुआ क्या था, 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन की जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लॉय के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है ना, और इस समझौते को पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें 5 सिद्धांत थे। ठीक है ना, अब इस 5 सिद्धांतों में क्या सहमति बनी थी, पंचशील समझौते के सिद्धांत क्या थे, जैसे सहमति की कुछ बातें थी, जैसे कि दोनों ही देश एक दूसरे की सीमा का रिस्पेक्ट करेंगे, पूरी तरीके से सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दोनों देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीसरा था बच्चों, आपसी सहयोग को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे हमेशा से ही। और चौथा था, एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और एक दूसरे के विरुद्ध जो है ना, कभी भी आक्रामक कार्यवाही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत थे। इन दोनों देशों पे क्या हुई थी, सहमति हुई थी
इसीलिए इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। दोनों ही देश इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। जितना हो सके आप लोगों को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।